साउंड टेक 7 एक्शन। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथ में को पैनलिस्ट को भी। ये जो डेटा है ना, ये रामेश्वर जी को जाके समझाए भाजपा। जब वो डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला व्यक्ति कहता है हमारी गुजर नहीं हो रही, ये उस महिला को समझाए जो भी आपके चैनल पर बोल रही थी इतनी महंगाई हो गई, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कैसे खिलाएं। ये उन 50,000 लोगों को समझाए जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवाया। ये उन लोगों को समझाए जो आज अपने बच्चों को पढ़ाने में मजबूर हैं, नहीं पढ़ा पा रहे, पेट काट कर भी नहीं पढ़ा पा रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये डेटा जाकर उनको पढ़ाइएगा। बीजेपी के गोपाल जी बीच में मुझे ये बोलना है, गोपाल बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। थोड़ी बौखलाहट की कोई जरूरत नहीं। गोपाल जी आप जानते हैं बौखलाहट की कोई जरूरत नहीं है। ये इस मंच की परिपाटी है, इसमें बौखलाइए मत। वापस लौटूंगी। सुप्रिया जी प्लीज करिए। बौखलाने से आप मेरे तथ्यों को और मेरे आंकड़ों को नहीं झुठला दीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों से ही आपकी कलई खोलूंगी। मैं सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस की बात करना चाहती हूं, क्योंकि वो जो कुचक्र है उसी से सब कुछ रिलेटेड है। आपने उसका थोड़ा सा ब्यौरा दिया था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट पे। 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी क्रूड पर 2014 में। आज क्रूड पर एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 83 पैसे है। अब ये पलट कर कहेंगे अरे राज्यों को भी देते हैं। जी नहीं, आपने 13 बार जो एक्साइज बढ़ाई, अधिकांश बार आपने स्पेशल और एडिशनल बढ़ाई, जो कि राज्यों के साथ साझा नहीं होती है। तो आपके हाथ में है आज की तारीख में प्राइसेस कम कर देना, और डीरेगुलेशन का मतलब भी यही होता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। क्योंकि अब आप हमारे ऊपर वो ठीकरा फोड़िएगा तो मैं पहले उसका पर्दाफाश कर देती हूं। डीरेगुलेशन का मतलब है जब 100-150 तक क्रूड ऑयल चला जाएगा तो यहां पर दाम बढ़ेंगे। लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, क्रूड ऑयल 70 तक गया, कोविड के दौरान $20 के नीचे चला गया, क्या हमारे आपके फ्यूल बिल्स कम हुए थे? क्यों नहीं कम हुए? क्या गरीब पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? असलियत यह है कि गरीब की कमर तोड़ दी है आपने। 64% जीएसटी इस देश की सबसे गरीब 50% आबादी से आप वसूल रहे हैं, और अब इतनी निर्लज्जता आप दिखा नहीं सकते, इसलिए आपने जीएसटी के आंकड़े साझा करने से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है वो कंजम्पशन टैक्स है और उसको आप गला रेत रेत कर वसूल रहे हैं। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। फ्यूल की जो धांधली है वो देश को पता है। जब महंगा होता है तब भी हम देते हैं, जब सस्ता होता है तब भी हम इसे वसूली की जाती है। नहीं, लेकिन मैं आपको एक रोचक किस्सा बताती हूँ, और वो रोचक किस्सा सबके लिए सुनना जरूरी है। हम सब अचार खाते हैं, अभी अभी आम का कैरी का सीजन गया, सबके घरों में अचार पड़ने की बात होती है। हमने कहा भैया अचार मत बनाओ, खरीद कर ले आओ, वो शायद ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। कच्चा आम 25 रुपए किलो होता था 2014 में, आज 10 साल बाद 50 है। सरसों का तेल 67 था, आज 150 है। मेथी का दाना 40 रुपए प्रति किलो था, आज 160 रुपए प्रति किलो है। कलौंजी 44 रुपए प्रति किलो थी, अब 300 रुपए प्रति किलो है। सौंफ 100 रुपए प्रति किलो थी, अब 599 रुपए प्रति किलो है। नमक 10 रुपए प्रति किलो था, अब 28 रुपए प्रति किलो है। और लाल मिर्च जो 210 की थी वो 500 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस तरह से दाम बढ़े हैं। दाम ऐसे बढ़े कि 120 का टमाटर है और 70 का प्याज है। हो सकता है वित्त मंत्री खड़ी होकर ये कह दें, क्योंकि लहसुन भी 220 में, कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, अब वो टमाटर लौकी भी नहीं खाती। लौकी आपका शो आपके सवाल का जवाब है। आपके शो की हेडलाइन आपके सवाल का जवाब है। हमारे टाइम पर गाना बनाकर चलाते थे ये लोग, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो जो महंगाई का प्रभाव था वो कम क्यों लगता था? क्योंकि लोगों के पास रोजगार था, आए थी। अभी सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स 15 महीने की उचान पर नहीं है, बेरोजगारी भी 9 महीने की उचान पर पीक पर पहुंच गई है। ठीक है, ये असलियत है। इसलिए मैं कहूंगी कि प्रभाव जो रियल रेट ऑफ ग्रोथ था, एक मिनट बोल लेने दीजिए। जो रियल रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारे टाइम पर ज्यादा था, क्योंकि ग्रोथ रेट भी ज्यादा था और माइनस महंगाई, रियल रेट ऑफ ग्रोथ। इनका ग्रोथ रेट नीचे है और महंगाई भी ऊपर है। फूड इन्फ्लेशन लगभग 9% पे बना हुआ है, फ्यूल इन्फ्लेशन 20% से ऊपर है, अभी तो चलिए 32% से नीचे आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके समय पर ये 18% क्यों था? ये राहत देते हैं, ये थोड़ा सा बताइए जरा। आपके समय पर 18%, 11%, 12%, 13% क्यों था?
आंकड़ों को देखिए, अगर आंकड़ों पे बातें करेगा तो आंकड़े भ्रमित करेंगे, और इसीलिए मैं आंकड़ों पे बात ही नहीं कर रही हूं। आपने कहा ना कि खुदरा रेट कम हो गया है, खुदरा रेट कम होने से आम आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है, या खुदरा रेट ज्यादा होने से क्या पड़ रहा है? सही पकड़े हैं। आज की तारीख में मान लीजिए मैं आज लौकी खाना चाहती हूँ, 75 रुपए किलो की लौकी है, मेरी आमदनी 500 है तो शायद मैं लौकी ले आऊंगी। मेरी आमदनी 200 अगर हो गई है तो मैं लौकी नहीं लाऊंगी। ये असलियत कर दी है, ये डिफरेंस है हमारे और इनके वक्त में। हमारे टाइम पर आय और रोजगार था, इनके टाइम पर बेरोजगारी और बेजारी है, इसलिए और महंगाई जो है वो डायन की तरह काट रही। मैं आपको लेकिन एक और आंकड़ा है, छोटी सी जल्दी से कह दीजिए। हाँ सुप्रिया, जल्दी से। ऐसा नहीं है, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये राहत देना जानते नहीं है, ये राहत देना जानते हैं जहां पर वोट की बात आती है। इनसे मैं डंके की चोट पे कहती हूं, हमारी सरकारों में हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, तेलंगाना में और कर्नाटका में। आप राजस्थान में दे रहे हैं क्योंकि हम वहां दे रहे थे और आपको नाक रगड़ के देना पड़ रहा है। आपकी तो 17-18 राज्यों में सरकार है, काहे नहीं दे रहे 500 में सिलेंडर हर जगह? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये गवर्नमेंट फेलियर हुआ क्या? क्योंकि जब हम एमएसएमईज की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, कई दफा तो हम एग्रीकल्चर पर भी बात करते हैं, खेती किसानी पर, तो एग्रीकल्चर में एफर्ट्स डालने के बजाय सर्विस सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर सारा एफर्ट डाला जाएगा तो कृषि के क्षेत्र में तो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी डिडक्शन पर है, वो डिक्लाइंड है। ये फिर किसका फॉल्ट हुआ सर? देखिए, जीडीपी को हम यहां नहीं लाएंगे क्योंकि वो दूसरा पैरामीटर है, वो कंफ्यूजिंग है। मैं बेसिक एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहा हूं, परसेंटेज पे हम नहीं जा रहे हैं। मेरा कहना इतना है कि हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए हम एग्रीकल्चर रिसर्च पे खर्च रहे हैं। हाँ। करीब 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ इरिगेशन और सॉइल मैनेजमेंट वगैरह पे खर्चा हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री का कार्यालय, क्या पार्लियामेंट में इसकी कभी चर्चा हुई कि पिछले साल प्रोडक्टिविटी कम क्यों हुई? क्या कारण थे? कौन अकाउंटेबल है? क्या हमारे रिसर्च का पैसा सही जगह जा रहा है या वेस्ट हो रहा है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पिछली बार जब आप ये चर्चा कर रहे थे, आपने इन्फ्लेशन की बात की थी 2 हफ्ते पहले जब हम आपके साथ थे। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इस समय अगर आपको महंगाई कंट्रोल करनी है, बड़ा इलॉजिकल भी लगेगा, पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी लगेगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार आपके एमएसपी के नीचे है। आपको अगर महंगाई कंट्रोल करनी है, आयात शुरू कर दो। पिछली बार तेलों के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी थी, बाकी हर खाद्यान्न में तेल बढ़ा था। आप आरबीआई की रिपोर्ट उठा के देख लो। अच्छा विजय जी, एक और यहाँ पर एक और सवाल मेरे जहन में है, और वो ये कि अनटिल अनलेस हम इतने लार्ज मेजर्स पर जाएं, क्योंकि मैंने अधिकांश ये सुना कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा है, माल ढुलाई का जो भाड़ा है, उसका सीधा असर पड़ता है सब्जियों के, फलों के, दूध के कीमतों पर। तो ये पेट्रोल डीजल घटाने में, का दाम घटाने में क्या तकलीफ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हुए, $82 पर बैरल रह गए, $106 पर बैरल से घटाया जा सकता है क्या? टैक्स कम करना पड़ेगा, जो 68% की कमाई 10 साल में ज्यादा बढ़ी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, बात बहुत सीधी सी है, आपको देश चलाना है, आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, आपको फ्री घर भी देने हैं, आपको बिजली भी देनी है, राशन भी देना है, फौज भी मेंटेन करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, सब कुछ करना है। आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट टैक्स लगाओ या इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ या बाजार से लोन लो। अगर आप लोन लेते हो तो आप और बुरे हाल में हो। आप अगर डायरेक्ट टैक्स लगाते हो तो मिडिल क्लास पे चोट पड़ती है, अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता। जो साल के मान लीजिए 200 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके ऊपर आपने 20 करोड़ लगा दिया, 20 को बढ़ा के 25 कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने सर कहा कि भाई बीएमडब्ल्यू का सवाल नहीं, मर्सिडीज का सवाल नहीं है, टीवी, सोफा, बेड, बाइक का सवाल नहीं, ये तो रोटी का सवाल है। तो संजय जी, आपका जो सर्वे था, 23% लोग थे जो महंगाई से त्रस्त थे, महंगाई को मुद्दा मान रहे थे। 24 में महंगाई मुद्दा बना क्या? आज मैं जब बैठकर ये बात कर रही हूं, टमाटर नहीं खरीद सकते, सब्जी नहीं खरीद सकते, फल नहीं खरीद सकते, तो यानी कि ये ग्राउंड रियलिटी है और मुद्दा बना, चुनावी मुद्दा भी बना, नहीं बनते बनते।
बिल्कुल बना चुनावी मुद्दा। चुनाव के नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं, स्पष्ट इशारा है कि चुनावी मुद्दा बना। अब आप लोग ये कहेंगे कि चुनावी नतीजों को देखकर आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ। हमने एक सर्वे चुनाव के पहले भी किया था, चुनाव के बाद भी, मतलब जिसको पोस्ट पोल कहते हैं, चुनाव के पहले किया था, अप्रैल के तीसरे चौथे सप्ताह, मार्च के आखिरी सप्ताह में। और उस सर्वे में भी आंकड़े बहुत साफ दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो कहते थे कि सरकार को मैं नहीं चाहता कि दोबारा जीत के आए। और उसका बड़ा कारण बताते थे, 2 कारण। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं, और महंगाई। अगर दोनों आंकड़ों को जोड़ देते तो तकरीबन 50% देश में ऐसे मतदाता थे, चुनाव के पहले की बात है, हाँ। जो कहते थे कि भाई मैं चाहता नहीं हूं कि ये सरकार दोबारा जीते। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मतदाता ऐसा सोचते थे, मतदाता ये भी सोचते थे, आधे ये भी सोचते थे कि चुनाव सरकार दोबारा जीत के आनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को इस बात का एतराज था, जो लोग की नाराजगी थी, उसका बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी थी। तो संजय, आपका अपना जो ऑब्जर्वेशन है जमीन पर, वो क्या कहता है कि ये डिफीट महंगाई पर भी कहीं ना कहीं रिलाय अपॉन करती है? जो सीटें घटी उसमें लेना देना है महंगाई का, तो करेक्टिव मेजर्स की जरूरत ज्यादा है, फिर तो ज्यादा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर चुनाव के नतीजों को सीधा सीधा एक इशू के साथ तो रिलेट नहीं करते, कई इश्यूज होते हैं। लेकिन हमें लगता है, जो हमने विश्लेषण किया, महंगाई उसमें एक बड़ा कारण था, बेरोजगारी एक बड़ा कारण था। इसके अलावा भी बहुत कारण थे। लोगों को इस बात का अंदेशा था, कम से कम यूपी और कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला। लोगों को इस बात का डर हो गया कि अगर बीजेपी की बड़ी जीत होगी तो संविधान में परिवर्तन होगा और जो रिजर्वेशन के जो प्रावधान है उस पर चोट आएगी। लेकिन इन सब को अगर हम साथ भी लेके चलें तो महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा कारण बना। और कई राज्यों में मतदाताओं ने इस बात का जिक्र किया कि भाई हम त्रस्त हैं, महंगाई बहुत है, लेकिन और इस आंकड़ों में सरकार रिफ्लेक्ट को नहीं मेरी होता। ये इच्छा बड़ा है कमाल का कि है, दोबारा जीत के ना आए। ठीक है संजय जी। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, देरी से जुड़े हैं सर। मुझे ये बताइए कि आंकड़े इतने बड़े गड़बड़ झाले की तरफ इंडिकेट क्यों करते हैं? जमीन पर त्राहिमाम है, लोग परेशान है। सुप्रिया जी ने कुछ बयानों का जिक्र किया, मैंने बयान दिखाए, गोपाल जी भी मान रहे हैं महंगाई है। लेकिन ये 4% के आसपास बने रहना रिटेल इन्फ्लेशन दर का, ये क्या गड़बड़ झाला जरा समझाइए। क्योंकि 28% इस देश ने इन्फ्लेशन रेट देखी, डबल डिजिट में देखी, 18% देखी, 11% देखी, अभी तो फिर भी 5 या 6% है। क्यों हिला डाला ना? हाँ, देखिए प्रोफेसर संजय जो अभी बात कह रहे थे, जो बेरोजगारी के संग जो असर है, वो इन्फ्लेशन का असर उसको और दुगना और चौगुना करता है। क्यों, कैसे? अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो उसकी वजह से आमदनियां लोगों की कम हुई, यानी कि जिनके पास आमदनी है, रोजगार है, उनको आमदनी कम हो रही है। ये पुख्ता आंकड़े मैंने इसके बारे में कई बार लिख करके जारी किया है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पहली स्थिति। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट पिछले 3 साल से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले 6-7 साल में इन्फ्लेशन रेट कम थी, मगर उसका कारण बड़ा साफ था। क्या साफ था? कि अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम गिरे हुए थे, बहुत गिरे हुए। वो तेजी से कोविड के दौरान और फिर यूक्रेन की वॉर के बाद बढ़े, मगर जब बढ़े और तो कोविड था, तो जाहिर है सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उन चीजों पे नियंत्रण किया जाए जिससे ये बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार न पड़े। जनता माफ नहीं करेगी। उसका क्या तरीका था? तरीका वो अपनाया नहीं गया, वो आज तक नहीं अपनाया जा रहा है। इसी वजह से ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ी, जिसके बावजूद कि वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिर चुके हैं। वो 125 जो हुआ करते थे 2004 और 14 के 15 तक वो कम हो गए, तेजी से कम हो गए। तो सरकार को खूब फायदा हुआ, सब्सिडी उसकी खूब कम हुई। जब सरकार को फायदा हुआ, सब्सिडी क्योंकि कम हुई, तो उसको सरकार ने निर्णय लिया कि
80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जाएगा। तो चलिए अच्छा किया, मगर उससे पूरा नहीं पड़ता। आपने अनाज ही तो बांटा। अब मैं 4 चीजों पे आ जाता हूं कि क्या करना है। इस समय पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम गिराया जा सकता है, जो 3 साल पहले भी गिराया जा सकता था, और पूरी इन्फ्लेशन रेट पे कमी लाई जा सकती थी। ये मैंने शुरुआत में कहा। जी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो आज भी करना आवश्यक है अगर गरीब जनता को बचाना है। दूसरा बड़ा कारण ये था कि कोविड में सरकार ने अपनी जेब से तो पैसे बहुत कम खर्च किए, मगर बैंकों से उम्मीद करी कि जबरदस्त तौर से लिक्विडिटी बढ़ाएं, क्रेडिट बढ़ाएं और लिक्विडिटी बढ़ाएं। ये बिल्कुल वो रास्ता था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और देशों में नहीं अपनाया गया। लिक्विडिटी बढ़ाने की वजह से जो एक बेस मनी सप्लाई थी वो बहुत बढ़ी रही, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बना रहा है। यू आर राइट ब्रो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।